दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ आपके सामने ऐसी खबर लाया हूं जो वायरल हो रही है। मुझे भी उसकी फ़ोटो भेजी गई है, तो इसका एनालिसिस करेंगे और इसके साथ साथ बाकी और जो परिस्थितियां हैं उन पर एक नज़र डालेंगे और इसके साथ साथ आपके मन में जो दुविधा बनी हुई है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें और उम्मीद है कि मोटिवेशन के लिए आपने देखा भी है मैंने कि काफ़ी लोगों ने जो चैनल की लिंक दी थी आपको अभिषेक शर्मास फैमिली, उसको विजिट किया होगा, मोटिवेशन लिया होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए, यहाँ वहाँ से मोटिवेशन मत ढूंढिए, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आजकल बहुत जगह मोटिवेशन देने वाले लोग हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है, मतलब खुद के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, एक आपके अंदर ज्वालामुखी सेल्फ मोटिवेशन का नहीं फूटेगा, तब तक ये जो बाहरी मोटिवेशन है ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप फिर से डिप्रेस हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये कोई गुब्बारा थोड़ी है कि उसमें हवा भरी, फिर हवा निकल गई, फिर हवा भरी, फिर हवा, ऐसे तो बार बार आपकी हवा निकलेगी। फिर आपको बार बार एक ये बीमारी बन जाएगी आपकी डीमोटिवेट होने की। फिर आपको बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊँ खुद का अपना, मेरे अंदर एक ज्वालामुखी, तो आप जानते हैं कि दशकों तक चलते रहते हैं, दशकों तक एक्टिव रहते हैं। मतलब एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसका लावा दशकों तक, कई सालों तक बहता रहता है। इसी तरीके से आपको मोटिवेशन को करना होगा, ठीक है। न सिर्फ जॉब लेने तक, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन आपका लिमिटेड होना चाहिए या इसकी कुछ फिक्स वैलिडिटी होनी चाहिए कि आपको जॉब मिल गई उसके बाद फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन बहुत सारे लोगों के लिए संघर्ष है, मेरे लिए तो जीवन आनंद है, ठीक है। जितना आनंद आप इस जीवन में ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये नज़रिया होता है, किसी के लिए नर्क होता है, किसी के लिए स्वर्ग होता है, किसी के लिए दुख होता है, किसी के लिए सुख होता है। हालांकि ये सब एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो ये चीज़ें फिर आपको साफ दिखने लगती हैं कि इनका जीवन पर क्या महत्व है और ये क्या प्रभाव डालती हैं आपके जीवन पर। तो इन सारी चीज़ों से आप इन प्रभाव को कम कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खुद के अंतर मन में जाएंगे तो आप सेल्फ मोटिवेट होंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे अगेंस्ट में चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, ना तो मैं डिमोटिवेट होता हूँ और ना मेरा कॉन्फिडेंस कभी लो होता है। जिस पॉइंट पर मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है वहीं रहता है, चाहे एक व्यक्ति अगेंस्ट में हो, चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट में हो, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फौलाद है मेरा कॉन्फिडेंस और फौलाद है मेरा मोटिवेशन। इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से सलाह ये दूंगा कि परमानेंट मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करें, सेल्फ मोटिवेशन अंदर से। अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि यहाँ वहाँ की किसी खबर से या किसी न्यूज़ से या किसी वीडियो से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये तो आपको एक बीमारी है। आप एक पेशेंट बन चुके हैं जो निरंतर एक दवाई के रूप में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ एक बार अगर आप मोटिवेट हो गए, सेल्फ मोटिवेट हो गए, तो फिर आपको, मैं कभी किसी के मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखता और ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ देखता हूँ तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। अगर खुद की समझ बुद्धि इतनी परिपक्व अगर हो चुकी है तो यहाँ वहाँ की चीज़ों से आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सुदृढ़ फौलाद की तरह आपको खड़े रहना चाहिए। अब इस वीडियो में देखिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये सब आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, ये पत्रिका की खबर है जो वायरल हो रही है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भेजी है व्हाट्सएप पर। इसके अलावा और आपको ये भी पता होगा कि 10 दिन पहले तक कोरोना एक सामान्य सा था, जैसा पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक लोगों को समझ में आ नहीं रहा था। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, बोला था कि कोरोना खतरनाक हो सकता है। उसके कुछ दिन बाद नाइट कर्फ्यू लगा। अब धीरे धीरे पाबंदियों का दौर बढ़ने लगा है। अगले 10 दिन बाद क्या होगा ये भी देखना है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप बेरोज़गार हैं, ये चीज़ आप खुद से समझिए। आप बेरोज़गार हैं, करने को कोई काम है नहीं, ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 काम है, या तो खाली रहते हैं या पढ़ते भी हैं तो सोचने लग जाते हैं, और दूसरा ये है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपके पास 2 काम हैं फ़िलहाल। अब अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, परीक्षा हो ना हो अलग बात है। क्या अभी तक परीक्षा नहीं थी तो पढ़ाई छोड़े बैठे थे आप, या एग्ज़ाम डेट से ही आपकी पढ़ाई शुरू होती है? अगर एग्ज़ाम डेट पता चलने के बाद ही आपकी पढ़ाई शुरू होती है तो फिर आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है, क्योंकि तब तो हर कोई पढ़ लेता है जब आपको एग्ज़ाम डेट पता होती है। पढ़ाई उसी की काम करती है, एग्ज़ाम उसी का निकलता है जो निरंतर चलता रहता है, निरंतर पढ़ता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि दिव्य शक्ति तो आपके अंदर है नहीं कि आप विवेकानंद हैं या कोई और परमात्मा या दिव्य आत्मा है आपकी, आपको एक बार पढ़ी हुई चीज़ याद हो जाती है। कई चीज़ें तो आप एक बार भी नहीं पढ़ते, उन्हें छोड़ देते हैं। और अक्सर मैंने देखा है एनालिसिस करके एग्ज़ाम्स का कि आपके द्वारा जो छोड़ी गई चीज़ें होती हैं अक्सर एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आजकल पेपर डिफ़िकल्ट आने लगा है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत अंदर से आते हैं।
वहाँ तक आप घुसते नहीं हैं। कई बार तो आप जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं उसमें भी ओवरव्यू ही दिया होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं वहाँ तक आप पहुँचते ही नहीं हैं। जैसे आप अगर एमपी की बात की जाए तो आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं, अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं, कौन सा कहाँ है, उसकी खासियत क्या है, वहाँ क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। मैंने खुद कई एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है, कई पेपर का, कि आजकल ये भी पूछने लगे हैं कि किस अभ्यारण्य में या किस नेशनल पार्क में कौन सा मंदिर है, उसमें किसकी मूर्ति रखी है, वो मूर्ति खड़ी है या लेटी है, यहाँ तक पूछने लगे हैं। अब आप सोचिए, तो पढ़ाई के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ टाइम में पढ़ूं और एग्ज़ाम निकल जाए, तो संभव नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना नॉलेज आएगा, आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें आपने छोड़ दी थी जो पढ़ना बहुत ज़रूरी थी, और खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दूसरे लोग जिनसे आप डरते हैं ना कि 13 लाख फॉर्म भरे हैं या 10 लाख फॉर्म भरे हैं, जब आप डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपका नॉलेज खुद उफान मारने लगेगा कि हाँ यार, अब एग्ज़ाम हो जाए, अब हम पूरे तरीके से रेडी हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में जिसने पेपर बनाया है वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, क्या मुझसे आगे भी जा सकता है क्या वो। ये चैलेंज आप खुद से करेंगे ना, तो वो एक पॉइंट होता है कि जब आपका एग्ज़ाम, ना सिर्फ एक एग्ज़ाम निकलेगा बल्कि सभी एग्ज़ाम निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत काम की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी, कॉन्फिडेंस के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। तो चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से देख पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ वहाँ से दिमाग में कचरा भर गया है तो फिर तो वो कचरा, दिमाग का कचरा नज़र पर भी आ जाता है, तो आपकी देखने की, समझने की, बोलने की, ये सारी क्षमताएं भी गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और अब मैं आपको पहले ये खबर बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, किस पेपर की खबर है, क्या उसमें लिखा है। यहाँ पर व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो आई हैं, कुछ शेयर की गई हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें लिखा क्या है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द, जयपुर पत्रिका। मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 पदों पर आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। व्यापम ने इसके लिए आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में बताया गया है कि सरकार ने यह फैसला राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा जल्द ही जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 जनवरी 2022 से होना प्रस्तावित था। इस खबर में इतना बताया गया है, जयपुर पत्रिका की ये खबर बताई जा रही है। अब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद अगर हम देखें तो ये होम पेज पर सिर्फ प्रवेश पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 ही दिख रहा है, और यहाँ कुछ फ़िलहाल अपडेट दिख रहा नहीं है। 3 जनवरी 11 बजे इसको अपडेट किया गया है, तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट दिख नहीं रहा है। अब इस खबर का आधार क्या है, ये तो पत्रिका वाले ही जानते हैं, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में किसी ना किसी तरीके की खबर आएगी। एक दिन कहेंगे एग्ज़ाम होना है, दूसरे दिन कहेंगे एग्ज़ाम नहीं होना है। आपने देखा भी है कि पिछले 10 दिन से यही चल रहा है। एक दिन एग्ज़ाम होगा, दूसरे दिन खबर आती है कि नहीं होगा या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी। तो मैंने आपसे पहले बताया है कि न्यूज़पेपर में आने वाली खबर, हर खबर सही नहीं होती है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। और इसके साथ साथ अपना काम ये नहीं रहता है कि कोई भी खबर उठा के आपको चिपका दो और बता दो पढ़ के कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, समझ बूझ से एनालिसिस करने के बाद आपके सामने खबर रखी जाती है। ठीक है, मैं जानता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि ये एग्ज़ाम अभी ना हो, और मैंने बोला भी है कि ये एग्ज़ाम अभी शुरू होगा नहीं, और अगर शुरू हो गया तो बीच में कभी भी रुक सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी खबर मैं आपको चिपका दूँ। ये काम बहुत सारे चैनल कर रहे हैं, कल इस पर वीडियो भी आए थे, आपने देखा भी था। बहुत सारे न्यूज़पेपर की भी मैंने पहले आपको तस्वीर दिखाई थी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी कई बार झूठी खबरें आई हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि उनकी एफआईआर करने जाएं या उनको हम लाइन पर लगाने जाएं, तो कितने ऐसे अपवाद मिलेंगे पूरे समाज में या पूरे संसार में, ऐसी कितनी चीज़ें मिलेंगी जो ये काम कर रही हैं। नेगेटिविटी का हो गया, या अफवाहें फैलाने का हो गया, या इस तरीके की खबरें बनाने का हो गया। मैंने बोला था कि अगर आप ये ठेका ले लेंगे कि हम इनकी एफआईआर करें, इनको लाइन पर लगाएं, तो आप अपनी खुद लाइन से विचलित हो जाएंगे। आपके पास केवल और केवल इतनी क्षमता होती है या इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि आप खुद पर काबू करें, खुद पर कंट्रोल करें, खुद को बनाएं, खुद को तरासें। ठीक है, तब जाकर आप चमक जाएंगे। अगर आपने ठेका ले लिया कि हम पूरे ज़माने को सुधारेंगे और जब ज़माना पूरा लाइन पर आ जाएगा तब हम चैन से बैठेंगे, तो आप अपना भी चैन खो देंगे, आप अपनी भी लाइन भटक जाएंगे। दूसरे तो, मैं ओशो को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत उनके वीडियो सुनता हूँ, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उनसे। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे जीवन पर उनका बहुत प्रभाव है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो उन्होंने कही है कि मूर्खों के साथ रहने से बेहतर है कि आप एकांत में रहें, क्योंकि जैसा आपने देखा है कि पागल खाने में बहुत सारे पागल रहते हैं। अगर आप उनके साथ 1 महीने के लिए रह लो ना,
उनके साथ उस पागल खाने में। तो देख लेना, जब आप 1 महीने के बाद बाहर निकाले जाओगे, सामान्य लोगों के बीच आओगे, तो वो सामान्य लोग आपकी हरकतों से समझ जाएंगे कि आप पर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ा है। आप भी मानसिक संतुलन 1 महीने के अंदर खो देंगे जब आपको आपका पाला पागलों से पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मूर्खों की संगति आपका मानसिक संतुलन भी बिगाड़ सकती है और आपको भी मूर्ख बना सकती है, या चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है या तो विद्वानों की संगत करें, समझदार लोगों की संगत करें, या एकांत में रहें, क्योंकि अंतर मन में भी इतना ज्ञान का समुंदर है कि उससे आप बहुत कुछ ले सकते हो। लेकिन बाहरी दुनिया से ज़्यादा आपको अपने अंतर मन पर ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तब जाकर। और सबसे बड़ी बात, एक मैंने कमेंट पढ़ा था किसी लड़के का, उसने बोला था कि अगर आपकी बात सही निकल गई तो फिर आप भगवान हो। तो यार, भगवान शब्द आप क्या समझते हो? कितना छोटा भगवान शब्द है कि आप किसी को भी भगवान बना सकते हो। हर किसी के अंदर भगवान का अंश होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अंदर इंसान के अंदर ही खुद इतनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं कि भगवान की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने अंदर के जो सेंसर हैं वो एक्टिवेट कर लें आध्यात्मिक शक्ति से या योगा से, मेडिटेशन से, तो भगवान बनने की ही ज़रूरत नहीं है। इंसान में खुद इतनी शक्तियाँ हैं। ठीक है, लेकिन आप समझ क्या बोलें, अब किसी के लिए जो है तो वो सब देखते ही हैं आप लोग कि ज्ञाता तो लोग बने फिरते हैं दुनिया भर के, लेकिन अभी खुद अकेले में अंतर्मन में जाकर देखें कि कितना कचरा भरा पड़ा है उनके अंदर। अभी और बाकी चीज़ें भी आपको बता देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि आज एक खबर मैंने भी पढ़ी है, मेरे पास आई है कि 6000 नए पद और मंजूरी, मतलब 6000 नए कांस्टेबल के पदों के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो अब मंजूरी मिल गई है, ठीक है, अगले 6000 पद आपके लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से जिक्र किया था इस बात का कि भाई जल्दबाजी क्या है 4000 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने की। पहले आप अपने विभाग से जांच करा लें, पड़ताल करा लें कि अन्य कितने पद खाली हैं। उन्हें इन पदों में 13 लाख बहुत फॉर्म होते हैं, बहुत कैंडिडेट होते हैं, 4000 पद उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जो अन्य अतिरिक्त 6000 पद हैं वो इसी में मर्ज कर दिए जाएँ, जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाए महीने 15 दिन के अंदर। टोटल 10,000 पद तो कम से कम कर लिए जाएँ 13 लाख बच्चों के लिए, और फिर यही परीक्षा हो, केवल एक परीक्षा हो और वो पद भी इसी परीक्षा से भरे जाएँ। अभी ये नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है कि 4000 पद में अभी 13 लाख फॉर्म भरे हैं, अब इसकी परीक्षा 40 दिन चले, फिर आप कुछ दिन के बाद 6000 पदों के लिए एक और नोटिफिकेशन निकालें, उसमें 13-14 लाख फॉर्म भरें, फिर वो 40-50 दिन परीक्षा चले, उसका भी मुहूर्त पता नहीं कितने सालों बाद बनेगा। तो ये तो निहायत ही बेवकूफ़ी है। लोग 6000 पद आपको दिखा दें, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये 6000 पद के लिए बेहतर विकल्प क्या है वो भी बताना ज़रूरी है ना। इसको एनालिसिस कहते हैं, जो सबके बस की बात नहीं होती है। इतना दिखा देना तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ जायज़ है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्यों 2-2 बार फीस जमा करोगे फॉर्म की? ठीक है, बेरोज़गारी फिर नहीं दिखती आपको? आप खुद इस बात को आगे से नहीं आकर बोलते हैं कि हाँ ये बात होनी चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों आप 2-2 बार फीस भरना चाहते हैं? क्यों आप 2-2 बार खर्च करके किसी दूसरे शहर सैकड़ों किलोमीटर पेपर देने जाएंगे? एक बार पेपर देने में कितनी अव्यवस्था होती है, ये आपको अगर नहीं पता है तो फिर आप लोग भी पता नहीं कि कब से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को परखते हैं, और इसके साथ साथ कितनी परेशानी, दिक्कत, ये तो आपको पता ही होगा। और पूरी प्रक्रिया में आपको पता है कि अभी ये 4000 पद के लिए 1-1.5 साल हो गया, परीक्षा नहीं हो पा रही है, फिर से फॉर्म भरेंगे, सालों प्रक्रिया चलेगी, तो ये क्या करने की ज़रूरत है? वो पद इनमें मर्ज क्यों नहीं किए जा सकते हैं? तो इस पर अगर बात उठाई जाए कि पद मर्ज किए जाएँ, परीक्षा कराने की जल्दबाजी क्यों है, मुझे एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। अगर 1 से 1.5 साल डिले हो गया है तो अभी 2 महीने परीक्षा अगर और डिले हो जाती है तो इसमें किसका क्या हर्जा है? अब परीक्षा कराने के बाद अगर ये 4-6 महीने रिजल्ट रोक कर रखेंगे तब बड़ी बेचैनी होगी फिर आपको, क्योंकि फिजिकल कभी गर्मियों में नहीं होता है। फिजिकल पूरे दिन चलता है, सुबह 5 बजे से लेकर और रात को 10-11 तक बज जाते हैं। अब गर्मियों के महीनों में कैसे फिजिकल संभव है? और ये आपको पता है कि सारा कुछ ग्राउंड में होता है, लाखों बच्चे ग्राउंड में बैठे रहते हैं पूरे दिन, और ग्राउंड में ही रनिंग होती है, फिजिकल होती है, सारे टेंट वेंट वहीं लगे होते हैं। अब ये बरसात के मौसम में भी संभव नहीं है। तो अगर आपकी ये परीक्षा करा लेंगे तो रिजल्ट को अटका के रखेंगे कई महीनों तक, फिर जब मौसम सही होगा तब जाकर आपका फिजिकल कराएंगे। तो भाई इतनी बेचैनी क्यों है आपको पेपर देने की? मुझे तो ये अब ऐसा लग रहा है कि बस अड़ी होती है ना, एक जो जिद होती है डंके की चोट पे कि बस अब तो पेपर ही कराना है, उद्देश्य से पेपर कराना है, पेपर के अलावा फिर और क्या आगे परेशानियां होंगी, क्या दिक्कतें होंगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये शुद्ध विनाश की तरफ ले जाती है इंसान को। अड़ी हो गया, जिद हो गया, ये जो होती है ना, ये इंसान की या तो बेवकूफ़ी दर्शाता है, ठीक है, या उसकी नासमझी दर्शाता है। तो इतना आपके लिए बहुत है, आप लोग समझदारी से काम लें। ज़रा 2 मिनट सोचें कि परीक्षा ही क्यों ज़रूरी है, और वो भी ऐसे माहौल में कि जब खतरे की घंटी बज चुकी है।
अब आप ये बताइए कि 10 दिन पहले तक जब मैंने पहला वीडियो बनाया था और बताया था कि अगले 10 मतलब कुछ दिन के बाद कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तब उस बात को सबने हल्के में लिया था, बल्कि कोई ये मानता ही नहीं था कि कोरोना इतना खतरनाक हो जाएगा कि परीक्षाओं पर इसका असर पड़ेगा। सब लोग ये बोलते थे कि हर जगह परीक्षा हो रही हैं, कोरोना इतना खतरनाक थोड़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर पंचायत चुनाव भले ही ओबीसी आरक्षण की वजह से टले हों, लेकिन अगर ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव नहीं टले होते पंचायत के, तो अभी चुनाव टल जाते, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री जी हैं, उनने बोला भी था कि हम जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते लोगों की। अब यहाँ पर 13 लाख फॉर्म भरे हैं। आप मुझे बताइए, 13 लाख बच्चों का 40 दिन 2-2 शिफ्ट में हर शहरों में पेपर चलना है। 13 लाख में से कम 20 से 25% बच्चे तो संक्रमित डेफिनेटली होंगे, पूरे ना भी हों 20 से 25% संक्रमित जरूर होंगे। अब मान लीजिए कि आप 3-3.5 लाख अगर बच्चे संक्रमित हुए, तो उसका रेशियो जो है मौत का, मैं कहता हूं कि सब भूल जाइए आप। अगर 13 लाख में से 100 बच्चे भी मरते हैं, 100 युवा भी मरते हैं, तो अगर उनके घर का दीपक अगर बुझ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए मुझे। अगर किसी घर में इकलौता लड़का है, वो पेपर की तैयारी कर रहा है, पेपर देने गया और संक्रमण से उसकी मौत हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाबदार कौन है, मुझे बताइए। ये परीक्षा जान से बढ़कर है क्या कि जान को दांव पर लगाओ? अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब ऐसा तो है नहीं कि आप परीक्षा देने जाओगे तो नौकरी आपकी पक्की है, या 13 लाख जो एस्पिरेंट्स पेपर देने जा रहे हैं उनकी नौकरी पक्की है। पद तो 4,000 ही भरने हैं ना, तो 13 लाख लोगों की जान पर क्यों आए? 13 लाख लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली जाए? और मैंने एक चीज़ और देखी है कि 4,000 पद जो हैं, विभाग वाले कभी भी पद पूरे नहीं भरते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ पद खाली रह जाते हैं। तो अगर इस तरीके का ड्रामा होना है, तो क्यों आप लोग आगे खड़े हैं छाती चौड़ी करके कि पेपर हो ही जाना चाहिए? मुझे बताइए, ये कोई समझदारी की बात है? 4 साल से पेपर नहीं हुआ है, अभी 2 महीने पेपर और नहीं होगा, तो इसमें किसका हर्जा है? क्यों आप तुले हुए हो लोगों की जान से खिलवाड़ करने में? आप एक चीज़ और बताइए, इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, सामान्य परिस्थिति में भी 1.5 से 2 लाख बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो 13 लाख में से अगर मान लीजिए 10 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देने जाएंगे, और मतलब 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, और ऐसे माहौल में अब और ज़्यादा एब्सेंट होंगे, क्योंकि मुझे कई बच्चों के कमेंट्स भी आने लगे हैं कि हाँ सर, परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसे हालात में कुछ दिन और टल जाए तो बेहतर रहेगा, पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, और पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, टेस्ट लगाने का टाइम मिल जाएगा। तो समझदारी तो यही है यार, कि आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो क्यों एक नौकरी के बदले या एक परीक्षा के बदले पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा। जब आपसे बोल दिया है कि आने वाले समय में आपको परीक्षाओं की कमी नहीं रहेगी, बहुत सारे विभागों में भर्तियां होनी हैं, परीक्षाएं होनी हैं, जॉब भी आपको मिलेगी, बस आप प्रिपरेशन करिए ना। अगर ये टाइम ख़राब चल रहा है, अभी 10 दिन पहले तक कोरोना कुछ खतरनाक नहीं था, अब 10 दिन बाद ये परिस्थितियां बन गई हैं कि पाबंदियों का दौर शुरू होने वाला है। अगले 10 दिन बाद मंजर क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। दो लहरें पहले भी झेले बैठे हो, कैसे बचे हो ये आप लोग ही जानते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, वहाँ के कलेक्टर ने बोला भी है। ओमिक्रॉन वायरस सब लोग मानते हैं खतरनाक नहीं है, जान नहीं जाती है, लेकिन कल कलेक्टर ने बोला है कि डेल्टा वायरस के मरीज आधे से ज़्यादा आ रहे हैं, जो दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावी था, और मर भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि मर नहीं रहे हैं, अभी तो शुरुआत हो चुकी है मरने की। और केसेस लगभग ये मानिए आप कि 10,000 केस तो हर दिन अब आने ही लगे हैं, और 10,000 का आप मान लें कि लगभग 100 लोग पर डे मरने भी लगे हैं। 124 लोग कल मरे थे कोरोना से। अब ये आंकड़ा बढ़ना है, ये तो समझदार आप भी हैं कि ये आंकड़ा बढ़ना है हर दिन, और हर दिन इतना खतरनाक बढ़ना है कि अगले 10 दिन में तो त्राहिमाम मच जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, एग्ज़ाम या तो शुरू नहीं होगा, और अगर हो जाएगा तो 40 दिन के बीच में क्या हो जाएगा ये सब लोग समझदार हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी रुकेगी परीक्षा। इसलिए आप लोग खुद इस बात को समझें, खुद इस बात को मानें, और खुद इस बात को एग्री करें कि ये परीक्षा फ़िलहाल टल जाए 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। समझदारी इसी में है, नहीं तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो सुना ही है आपने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अगर इंसान को अपने पैर अपने गले में फंसाने की आदत है, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे यार। और बस समझदारी आपको दिखानी है, ठीक है? ऐसे बेहुदा हरकतें आपको करनी बिल्कुल भी नहीं है। इतने दिन रुके हैं, इतने बड़े हो गए हैं, सालों तक आपने सर्वाइव किया है, स्ट्रगल किया है, तो ये 2 महीने कुछ ऐसा नहीं कि ये परीक्षा अटेम्प्ट बस कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। आगे अगर सुनहरा जीवन देखना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे से ज़िंदगी बितानी है, अच्छे से तैयारी करनी है, परीक्षा देनी है, जॉब लेनी है, तो अभी कुछ दिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन पूरी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि कोरोना में चीज़ें रुक जाती हैं तो पढ़ने का, घर के अंदर रहकर पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और सेल्फ मोटिवेशन की आग अपने अंदर जलाएं, ज्वालामुखी फोड़ें, ताकि आपको कहीं और मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। और एक आखिरी बात, ये जो खबर आपने देखी है, फ़िलहाल तो ऑफिशियल नहीं है,
लेकिन अगर ऐसी खबर आपको आने वाले टाइम में देखने मिलती है तो कोई अचरज या चौंकने वाली बात नहीं है। पीईबी हो या गवर्नमेंट हो, ये डिसीजन उन्हें आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। परीक्षा एक तो शुरुआत हो नहीं पाएगी, और अगर हो जाती है, आप खुद मान लीजिए, अगर कोई सेंटर पर कोई संक्रमित मिल गया तो फिर वहाँ परीक्षा कैसे संभव है? ऐसे कर एक एक करके सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। ये क्या नौटंकी होगी? ये बहुत कॉमेडी टाइप का होगा ये जो एग्ज़ाम होगा, अगर ऐसे में होता है तो कॉमेडी भी होगी, और इसके साथ साथ मतलब गुस्सा भी आएगा कि ये क्या चल रहा है, क्या नौटंकी चल रही है, क्या ज़रूरी था ये सब कराना। मतलब हद हो जाएगी इस बार अगर ये एग्ज़ाम होता है तो, और बीच में तो डेफिनेटली रोकना ही पड़ेगा। और बाकी मैंने बोला भी था कि अगर कुछ लोग ये देख कर बैठे हैं कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, उछल कूद रहे हैं, पेपर होना शुरू हो जाए तो भी अपनी बड़ी जीत मान लेंगे, मैंने बोला था कि इतने में उछल कूद करने से कोई ज़रूरत नहीं है। जीत उसी दिन होगी जब ये परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, और आखिरी दिन फिर आप जश्न मनाएं। ठीक है, मैं भी आपको बधाई दूंगा आपकी जीत की, लेकिन ऐसे ही अभी हाथी तो निकला नहीं, पूंछ भी बाकी नहीं है, अभी तो सूंड भी नहीं निकली है। अभी अगर ये उछलना कूदना शुरू कर दोगे तो फिर अभी आने वाले वक्त को कैसे झेल पाओगे, जो अभी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए ये खबर आपको आने वाले समय में देखने मिल जाए तो चौंकना नहीं, माइंड सेट आप बनाकर रखें, बाकी तैयारी लगातार करते रहें, ज़ोर शोर से करते रहें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें।